नमस्ते एवरीवन। आज हम सुभद्रा कुमारी चौहान इनके द्वारा रचित गौरी इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। उसके पहले हम लेखिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये स्वतंत्रता संग्राम के एक सक्रिय सेनानी, एक फ्रीडम फाइटर रही है और इससे आपको कहानी समझने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि देश की स्वतंत्रता और के आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्हें कई बार जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी। वो जेल भी गए थे। तो ये उस समय थी, उनका जन्म हुआ था 15 फरवरी सन 1948 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनका जन्म यहाँ पे 16 अगस्त सन 1904 में इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था, 1904 में। और 48 मतलब आजादी के होने के बाद तो उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये जो पीरियड है, ये पूरा हमारा देश में आजादी का जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, गांधी जी का सत्याग्रह चल रहा था, उस समय का माहौल था देश में। और जब देश में सारी और देश प्रेम का माहौल था, सभी सभी के वहां से गुलामी से आजाद होना था, एक स्वतंत्र राष्ट्र के निर्माण की बात थी, उस समय ये कहानी लिखी गई है। तो आप देखोगे तो आपको समझेगा कि इस खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो बात कही थी, वो भी आज तक हम अपनी कविताओं में इस बात को लिखते हैं। तो इस तरह से ये जो गौरी ये कहानी है, हम अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित गौरी, ये एक मैं कोशिश करूंगी कि कीवर्ड्स का यूज करूं, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो उद्देश्य देखिए, यह कहानी की स्टार्ट हम कैसे करें। तो यह एक भावपूर्ण कहानी है, इमोशनल, चरित्र प्रधान कहानी है। चरित्र प्रधान मतलब चरित्र, मेन कैरेक्टर। मेन कैरेक्टर कौन है हमारी कहानी का? गौरी। गौरी एक जो 19 साल की लड़की है, वो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। तो भावपूर्ण कहानी है, चरित्र प्रधान कहानी है। थर्ड पॉइंट, स्वतंत्रता आंदोलन के समय की कहानी है, जब चारों ओर देश में देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता संग्राम, ये सारी भावनाएं बहुत अच्छे से सभी के दिलों में व्यापक थी। जो हमारी कहानी की प्रमुख चरित्र है गौरी, उसने हमें एक भारतीय नारी का देशभक्त, ममतामयी और साहसी रूप दिखाया गया है। ये एक महान चरित्र को दिखाने का इस कहानी का सबसे मूल उद्देश्य यही है, किस तरह गौरी ने अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली रूप से स्वतंत्रता में अपना योगदान देती है। वह कोई संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम लड़ने नहीं जाती है, पर फिर भी उसका योगदान है, क्या उसकी भावनाएं हैं। तो एक देशभक्त, ममतामयी, सॉफ्ट हृदय वाली और साहसी लड़की का जो चरित्र है, वो है गौरी। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। एक एक कैरेक्टर आता जाएगा, मैं उसके बारे में कुछ कैरेक्टर स्केच भी आपको बताती जाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। शाम को, इवनिंग का समय है, गोधुली बेला, दैट इवनिंग का समय जब गाय वापस आती है, पुराने समय में ऐसा गोधुली बेला इवनिंग कहते थे। कुली के सर पे, कुली पहले सामान उठाने के लिए हम बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से लेके आते थे, कुली जो सामान हमारा उठाता था। कुली के सर पर सामान रखवाए। जब बाबू राधा कृष्ण अपने घर आए, तब उनके भारी भारी पैरों की चाल और चेहरे के भाव से ही कुंती ने जान लिया कि काम वहां भी नहीं बना। तो कहानी की शुरुआत में दो कैरेक्टर है, एक है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण गौरी के पिता है। उनकी पत्नी कुंती कौन है? गौरी की माँ है। यहाँ पे हम देखते हैं भारी भारी पैरों की चाल। इसका मतलब भारी पैर कब हो जाते हैं? जब हम दुखी हो, थोड़े डिप्रेस्ड हो, हम दुखी हो, तो हम कहते हैं कि हमारे पैर ही नहीं उठ रहे हैं, हम दुखी हैं। तो भारी भारी पैरों की चाल, बहुत हैवी जब हमारे फुटवर्क हो जाते हैं। तो राधा कृष्णा कहीं दूर से आ रहे हैं, कुली से सामान रखवाते हैं, और चेहरे के भाव, उनके एक्सप्रेशन से समझ, कुंती उनकी पत्नी को समझ में आ जाता है कि यहाँ भी काम नहीं हुआ। क्या काम के लिए गए थे?
यहाँ पे गौरी के शादी के लिए वर ढूंढने की बात चल रही है। कूली के सर पर से सामान उतरवा के बाबू राधा कृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिए कूली को। कूली सलाम करके चला गया। कूली चला गया पैसे लेके, और वे पास खड़े एक आराम कुर्सी ऐसी चेयर होती है जिसपे आराम से लेट के बैठा जाता है, लकड़ी की, पहले के जमाने की, आज भी विंटेज चेयर आपको दिखाई देगी, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ ढीले होने के कारण उधर उधर फैल गए थे। गिर से पड़े। उन्होंने अपना पूरा बॉडी छोड़ दिया। आराम कुर्सी पर आके, जैसे घर आके शांति मिलती है वैसे, ऐसी चेयर जिसके स्प्रिंग भी कुछ टूटे फूटे सी है, ऐसी चेयर पे वे गिर से पड़े तो एक आवाज हुई धाम करके। उनके इस प्रकार बैठने से स्प्रिंग आपस में टकराए, जिसके एक प्रकार की झंझन की आवाज हुई। पास ही बैठे कुत्ते ने कान उठाकर इधर उधर देखा, फिर भौ भौ करके भौंक उठा। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये लेखिका ने बहुत अच्छे से कहा है कि जैसे ही वो बैठे तो उन कुर्सी से एक आवाज हुई जन करके। तो एक कुत्ता वहां बैठा हुआ था बाहर, घर के बाहर कहीं। तो उसने अचानक से देखा, बहुत शांत था, और आवाज हुई तो वो अचानक डर के वहां से भाग गया। इस समय उनकी पत्नी कुंती ने कमरे में प्रवेश किया। उनकी वाइफ आई। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुंती ने नम्र स्वर में कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। तो यहाँ हम कुंती का स्वभाव भी देखते हैं। उसके पति जैसे ही आए, वो उनके भावों से पहचान गई कि शायद काम नहीं हुआ है, और इसलिए उसने कुछ पूछा नहीं काम के बारे में, और नम्र स्वभाव से कहा कि चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? राधा कृष्ण जी चौक से पड़े। चाय के लिए तो मैंने नहीं कहा था। राधा कृष्ण चौक क्यों पड़े? मतलब वे अभी भी कुछ सोच रहे हैं, किसी गहरी बात के बारे में अभी भी सोच रहे हैं। तो वो चौक जाते, अरे चाय मैंने तो नहीं कहा था। नहीं कहा तो क्या हुआ, पी लो चलकर, कुंती ने आग्रह पूर्वक कहा। तो कुंती यहाँ पे बात संभाल रही है कि अगर नहीं भी कहा तो क्या हुआ, चल के पी लो। अच्छा चलो, कहते हुए राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चले गए। तो घर के अंदर चले वो गौरी, हमारी चरित्र प्रधान कहानी की नायिका। तो इस कहानी की नायिका कौन है? गौरी। अपराधिनी की भांति, एक, जैसे कुछ तुमने कोई गलत काम किया हो और तुम, आपके मन में एक गिल्ट हो, उस तरह से अपराधिनी की भांति माता पिता दोनों की दृष्टि से बचती हुई, उनकी नजरों से बचती हुई, पेरेंट्स के सामने नहीं आना चाहती है। पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। तो चाय कौन बना रही थी? गौरी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी कठिनाइयों की जड़ वही है। उसे अपराधीन, जैसे कोई गिल्ट उसको फील हो रहा था, जैसे उसने गलत काम किया। ऐसा क्यों लग रहा था? उसे लग रहा था कि उसके विवाह को लेके उसके पिता और माता इतनी परेशान, उसके पेरेंट्स इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। तो उनकी सारी मुसीबतों का जो रूट कॉज है, उनकी जड़ वही है। न वो होती और न पिता को विवाह की चिंता में इस प्रकार स्थान स्थान घूमना पड़ता। उसके कारण ही पिता को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब वर की तलाश में घूमना पड़ रहा है, परेशानी हो रही है। तो कहीं ना कहीं वो अपराध बोध उसको गिल्ट हो रहा है कि मेरे कारण ही आज जो भी है हालत, वो मेरे कारण है। वह मुंह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी अधिक परेशानी उठाने की आवश्यकता नहीं है। माता पिता चाहे जिसके साथ उसकी शादी करे, वह सुखी रहेगी। गौरी का शादी के बारे में क्या विचार था? गौरी खुद ये चाहती थी कि उसकी शादी के लिए इतनी सारी मुसीबत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। माता पिता जहां भी उसकी शादी करेंगी, वह सुखी रहेगी। ना करे तो भी वह सुखी रहे। मतलब अगर आप शादी करो मेरी तो भी मैं सुखी हूँ, अगर ना करूं तो भी सुखी हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि गौरी कैसी है। उसके खुद के विचार है, पढ़ी लिखी है, कॉन्फिडेंट है। वो बोल रही है कि शादी हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, क्या प्रॉब्लम है उसमें, मैं सुखी ही रहूंगी। उसका कहना है कि अगर आपको शादी करवानी ही है तो करवा दो, फिर अच्छा पात्र क्या, बुरा पात्र क्या, ये सब क्यों सोच रहे हो? मुझे पता है कि मैं सुखी ही रहने वाली हूँ। तो इस तरह एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हम देख रहे हैं गौरी का। विवाह के लिए उसे जरा भी चिंता नहीं।
तब माता पिता इतने परेशान क्यों है, गौरी ये समझ ही नहीं पा रही थी कि पेरेंट्स, मेरे माता पिता क्यों इतने चिंता कर रहे हैं। कभी कभी वह सोचती, क्या मैं माता पिता को इतनी भारी हो गई हूँ, भारी मतलब मैं क्या बर्डन हूँ उनके लिए। रात दिन सिवा मेरे विवाह के उन्हें तो कुछ सूझता ही नहीं है। मतलब जब देखो शादी शादी, बस मेरे शादी के अलावा तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तब आत्मग्लानि, व्हाट इज आत्मग्लानि, आत्मग्लानि, सेल्फ गिल्ट, खुद के बारे में बुरा फील करना, और क्षोभ, दुख। यू कैन राइट डाउन द मीनिंग। आत्मग्लानि और दुख से गौरी का रोम रोम, एवरी सेल व्यथित हो उठता। उसको मतलब उसको बहुत बुरा लग रहा था। उसका जी चाहता कि धरती फटे और वो उसमें समा जाए, किंतु ऐसा कभी ना हुआ। धरती फटे और उसमें समा जाना मतलब इतना दुख होना कि सोचना कि यहां से गायब ही कैसे हो जाऊं। गौरी, ओके, एक्सप्लेन दीज लाइन्स। गौरी, वह गौरी जो पूनों के चांद की तरह बढ़ना भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था। इसका मतलब गौरी ऐसी थी जिसके पूनों मतलब पूर्णिमा के चांद, फुल मून की जैसी वो थी, जो सिर्फ बढ़ना, बढ़ना मतलब सिर्फ ग्रो करना जानती थी, सिर्फ बढ़ना 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 ही जानती थी। घटने का उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था। तो घटने का जिसके पास कोई साधन ही न था, ऐसी कोई भी उसमें चीज नहीं थी, कोई बुरी बात नहीं थी, जिसको हम बोलते ना बुरी बातों को कम करो, अच्छी बातों को बढ़ाओ। तो ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे उसे कम करना पड़े। तो यहाँ पे गौरी सुंदर, सुशील, सुशिक्षित, समझदार, निर्भीक, निडर, सारे गुण उसमें थे, पूर्णिमा की चांद की जैसी थी। राधा कृष्ण जी के लिए चिंता की सामग्री हो गई थी। ऐसी लड़की जिसपे कोई भी माइनस पॉइंट नहीं था, वह आज अपने पिता राधा कृष्ण जी के लिए एक चिंता का विषय बन गई थी। क्यों? क्योंकि उसे विवाह करना था। विवाह में क्या कठिनाई थी? इतनी सारी उसमें खूबियों के कारण भी कठिनाइयां थी। हियर इज द आंसर। उसका विवाह योग्य वर के साथ करना चाहते थे, एक अच्छे, एक लड़के के साथ करना चाहते थे। यही सबसे बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि उसे एक योग्य वर चाहिए था, ऐसा लड़का जो सर्वगुण संपन्न हो, मतलब अच्छा भला लड़का हो, सारे गुण हो। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट संपत्ति न थी। सेकंड पॉइंट, जो लड़का मिले उसको जो देने के लिए मूल्य, पैसा और जो संपत्ति या जो शादी ब्याह में खर्चा हो, वो देने के लिए उनके पास उतनी संपत्ति न थी। यही कारण था, ये दो पॉइंट। गौरी का यह 19 साल चल रहा था, फिर भी वे उसके हाथ पीले ना कर सके। हाथ पीले ना कर पाना, शादी नहीं कर पाए थे। गौरी ही उनकी अकेली संतान थी, ओनली चाइल्ड। छुटपन से ही गौरी का बड़ा लाड़ प्यार हुआ था। अब यहाँ गौरी का बचपन कैसे बीता था? तो एक ही औलाद थी, ओनली चाइल्ड थी, माँ बाप ने बहुत प्यार से पाला था। उसकी उचित अनुचित मतलब सारी बातें, उसकी सारी हठ जिद उसकी पूरी होती थी। इसी कारण गौरी का स्वभाव कैसा था? निर्भीक, किसी से न डरना, दृढ़ निश्चय, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एक बार सोच, एक बार डिसाइड किया तो करती थी वो। पक्के इरादों वाली, सिंपल हिंदी। हठीला, जिद्दी थी। वह एक बार जिस बात को सोच समझ कर कह दे, उस बात पर वो डटी रहती थी। फिर उसको उस चीज से कोई हटा नहीं सकता था। पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया, उसके मन में आया कि वह पिता से साफ साफ पूछे कि आखिर वे उसके विवाह के लिए इतने चिंतित क्यों है। वो अपने पिता से बात करना चाहती थी कि अरे आप पूरा दिन मेरे विवाह के बारे में इतने वरीड क्यों हो। पर वह पिता को अपने मन की बात क्यों न बता पाई? इसका आंसर है, वह स्वयं तो विवाह को इतना आवश्यक नहीं समझती थी। उसे लगता था इतना भी जरूरी नहीं है शादी करना। अगर पिता विवाह को इतना महत्व देते हैं तो पात्र और कुपात्र क्या, पात्र मतलब अच्छा लड़का या बुरा लड़का, ये सब क्यों देखना। विवाह करना है तो कर दो, किसी के भी साथ कर दो। वो खुद इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वो बोलती थी कि वह हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहेगी। जैसे रहूंगी मैं सुखी रहूंगी। उसकी यह परेशानी, इतनी चिंता अब उससे सही नहीं जाती। किंतु हियर इज द आंसर, वो अपने मन की बात क्यों नहीं बोल पाई? उसकी खुद की क्या सोच थी शादी के बारे में? किंतु संकोच, हेजिटेट करती थी, और लज्जा, शर्म के बारे, तो झिझक
और शर्म के मारे उस वह अपने पिता को अपने मन की बात नहीं बता पाती थी, उसके जबान पर ताला सा डाल देते। तो ये दो पॉइंट है, संकोच और लज्जा, झिझक और शर्म के बारे में। वो अपने पिता से खुलकर अपने मन की बात नहीं कह पा रही थी। हजार बार निश्चय करके भी वह यह सब पिता से न कर सकी। तो हियर इज द आंसर। पहले के जमाने में, आज भी इंडियन सोसाइटी में, हमारे भारतीय परिवेश में कहीं ना कहीं एक शर्म सी, एक झिझक सी रहती है। पेरेंट्स के सामने एटलीस्ट कुछ टॉपिक पे हम खुल के नहीं बोल सकते। उन्हीं बातों को सुभद्रा कुमारी ने लिखा है कि वह चाह के भी अपने पेरेंट्स से शादी के बारे में बात नहीं कर पाई। पिता को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। राधा कृष्ण जी ने जैसे बेमन से हाथ मुंह धोया। जैसे ही उसने देखा कि पिता आ रहे, वो दूसरे कमरे में चले गए। उसके पिता ने हाथ मुंह धोया, पास खड़ी एक कुर्सी पर बैठ गए। वहीं एक मेज पर, एक टेबल पर कुंती ने चाय, चाय किसने बनाई थी? गौरी ने बनाई थी। कुंती ने चाय और नमकीन पुरिया पति के सामने रख दी। पुरियों की तरह राधा कृष्ण जी ने देखा भी नहीं पुरियों की तरफ। उन्होंने सिर्फ चाय ली और चाय पीना शुरू कर दिया। नाश्ता उन्होंने खाने के लिए कुछ भी नहीं लिया। ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, कुंती स्वयं ही जैसे अपराधीन हो रही थी। यहाँ कुंती के बारे में बताया गया है। कुंती और राधा कृष्ण की पत्नी, गौरी की माँ। उसे भी कहीं ना कहीं अब ऐसे लग रहा था कि क्या मैंने कहीं गलती कर दी है? इंडियन सोसाइटी कुछ भी हो जाता है। पेरेंट्स कहीं ना कहीं, माँ लोग को लगता है कि हम में ही कुछ कमी है जिसके कारण घर में ये सब हो रहा है। सदियों से, बहुत टाइम से शायद ऐसा ही चला आ रहा है। अब कुछ अवेयरनेस आ गई है। तो वही लेखिका बोल रही है कि कुंती को ऐसा लगने लगा कि शायद मेरी ही गलती है, मेरी ही शायद गलती है, मैंने ही शायद ऐसी बेटी को जन्म दिया है जिसको कोई वर नहीं मिल रहा है। ये सोच सोच के अब कुंती को भी लग रहा है कि शायद मेरी ही गलती है। कुंती ने डरते डरते पूछा, जहां गए थे क्या वहां भी कुछ ठीक नहीं हुआ? यहाँ से समझ में आता है कि बहुत जगह पे ना आ चुका था, या बात जम नहीं पाई थी पैसों के लिए या ऐसा कुछ। तो अब वो पूछ रही है क्या हुआ। तो यहाँ कॉन्वर्सेशन चालू है। उन- उनके पति बोलते हैं, नहीं ये बात नहीं है। तो कुंती को अच्छा लगा, उसने पूछा, अच्छा ये बात नहीं है? तो उसने उत्सुक सा, एक्साइटेड से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा? हाँ देखा, अच्छी तरह देखा। हम्म, कहकर राधा कृष्ण जी फिर चाय पीने लगे। अच्छी तरह देखा, क्या मतलब है इसका? कुंती की समझ में यह पहेली नहीं आई, नहीं आया उसको क्या मतलब है। उसने कहा, जरा समझा कर कहो, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती है। अच्छी तरह देखा मतलब क्या? राधा कृष्ण, समझा कर कहता हूं, सुनो। वह लड़का लड़का नहीं, आदमी है आदमी। तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह दिखेगा। बोलो, करोगी ब्याह? इस लाइन ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि वो चपरासी के जैसा, एक प्यून के जैसा, मामूली इंसान के जैसे देखेगा? तो यहाँ पे दो पार्ट में आपको आंसर लिखना है। पहले गौरी के बारे में लिखना है, जहां भी गौरी है कैरेक्टर स्केच, निर्भीक है, पढ़ी लिखी, समझदार, सुशील, सब कुछ, निडर। और अब जो लड़का था वो कैसा है, अब देखेंगे उसका आंसर। कुंती, विवाह की बात तो पीछे होगी, क्या रूप रंग बहुत खराब है? मतलब विवाह तो ठीक है हम सोचेंगे, पर क्या दिखने में बहुत खराब है? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता, फोटो तो ठीक ही लग रही थी। फिर ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मामूली सा है? रंग रूप नहीं, रहन सहन बहुत खराब है। रहन सहन, रहने का तरीका, सलीका, कपड़े वपड़े, एटीट्यूड, एक वो सब तो बहुत खराब है। इतनी सीधाई भी तो अच्छी नहीं होती जिसके पीछे आदमी आदमी ना दिखे। ये लाइन भी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बार पूछी जाती है। इतनी सीधाई, यहाँ सीधाई का मतलब है इतना सिंपल, इतना सरल, इतना सीधा साधा इंसान। ये भी तो सही बात नहीं, इतना सीधा भी नहीं रहना चाहिए किसी को कि आदमी आदमी ना दिखे। मतलब यहाँ अगर आपको एक्सप्लेन करना हो इस लाइन को, तो आदमी आदमी ना दिखे मतलब आदमी की जो गुण है, एक एक पौरुष सा, एक पर्सनालिटी, एक व्यक्तित्व, पैसे वाला, रिच, रहन सहन, रुबाबदार, ऐसा नहीं दिखता है वो। इतना सीधा भी क्या रहना कि आदमी आदमी के जैसा ही ना दिखे।
तो फिर उम्र में भी तो अधिक है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो जो लड़का है वो लड़का नहीं, आदमी है। क्यों? क्योंकि 35-36 साल का है। और गौरी कितने साल की थी? करेक्ट, 19 ईयर्स। साथ ही उसके दो बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को संभालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते, नहीं तो शायद ना करते। तो यहाँ विवाह करने की क्या वजह बताई गई है? जो सामने लड़का है, जो आदमी है, वह, उसके दो बच्चे, उनके लिए वो शादी करना चाहता है। उसकी दूसरी शादी है ये, मतलब उसकी पहली नहीं, सेकंड मैरिज है। उनकी उमंगे, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। मतलब वो खुद, उनकी यहाँ मतलब उस लड़के की जो शादी करने वाला है, उसकी उमंगे, उत्साह, वो इतना एक्साइटेड नहीं है। वो सिर्फ किसके लिए शादी कर रहा है? दो बच्चों के लिए। और उसको अपने बच्चों के लिए ऐसा लग रहा है, उसको क्या चाहिए? एक धाई माँ, एक केयर टेकर, एक दाई माँ चाहिए। मेरी लड़की तो दूसरी शादी नहीं है। तो वो तो साफ साफ कहते हैं कि मैं बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे राधा कृष्ण जी को क्यों नहीं पसंद आया? उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की तो पहली शादी है, वो तो बच्चों के लिए शादी कर रहे हैं, खुद की शादी के लिए तो उनमें कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। प्लस लड़का 35-36 साल का है, और वो कहते हैं कि मैं तो बच्चों के लिए शादी कर रहा हूँ। मेरी बेटी की थोड़ी ना सेकंड मैरिज है, उसकी तो फर्स्ट है। इसलिए तो आंसर है इस क्वेश्चन का, इसलिए राधा कृष्ण जी को लड़का पसंद नहीं आ रहा है। कुंती, जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही बहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो क्या यह कहे कि अपने लिए करते हैं? तो कुंती भी उन अपने पति का साथ देती है और बोलती है, जिसके दो दो बच्चे हैं, वो ये थोड़ी बोलेंगे कि अरे मुझे तो मेरे लिए शादी करनी है, बच्चों का ही बहाना बोलेंगे। इस तरह कुंती भी कहीं ना कहीं इस प्रपोजल से खुश नहीं है। राधा कृष्ण, अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। जब कुंती बोलती है कि अरे सब ऐसे ही रहते हैं, कौन बोलेगा मुझे शादी करनी है, बच्चों का ही बहाना बोलते। तो राधा कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, आदमी कपटी नहीं है, मतलब आदमी सच में सीधा है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ और ऐसा नहीं है। हृदय तो उसका, मन तो उसका आईने के जैसा है, कांच के, मिरर के जैसा है। पर अब यहाँ पे कैरेक्टर स्केच कैसा था वो आदमी? खादी का कुर्ता पहनता था, सीधा सादा सिंपल सा, गांधी टोपी पहनता था। चप्पल कैसी थी? फटी चप्पल पहनता था। देखकर जी हिचकता है, मतलब ऐसी चप्पल और ऐसे कपड़े पहनता था कि अरे, ऐसा मेरा मन ही नहीं किया, ऐसे कैसा गरीब इंसान, अपनी बेटी इससे कैसे शादी करवा लूं? वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, नेता बनकर भाषण तो दे सकता है, पर वो ऐसा नहीं है कि किसी के घर का दूल्हा बन जाए। इसके अलावा उस लड़के की आमदनी कितनी थी? 30 रुपये कुल उसकी तनख्वाह, सैलरी थी। और वो क्या काम करता था? सेकंड पॉइंट, कांग्रेस दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करता था। अभी यहाँ कांग्रेस दफ्तर में, आजकल अगर कांग्रेस दफ्तर में होता तो बहुत पैसा होता, पर ये उस जमाने की बात थी जब कांग्रेस एक देश की पार्टी थी। और वो किसके अगेंस्ट लड़ता था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो उस कांग्रेस दफ्तर जो, उसमें सेक्रेटरी का काम करते थे, मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते थे जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ती थी। तो उनकी तनख्वाह भी ज्यादा नहीं थी, 3 बार जेल जा चुके हैं। किस दिन जेल चले जाए इसका भी कुछ ठिकाना नहीं। दो दो बच्चे हैं, सीधे साधे हैं, फटे पुराने, मतलब चप्पल है, जब्बे कुर्ते, गांधी टोपी, बहुत सीधा साधा। कुंती, आदमी तो बुरा नहीं जान पड़ता, मतलब कपटी, झूठा, बेईमान, कैरेक्टर से तो अच्छा है। बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर हाँ, गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात यह है, मतलब सीधा है, ईमानदार है, देश प्रेमी है, देश के लिए लड़ता है। ऐसे लोग सीधे अच्छे लगते हैं। पर हाँ, बेटी के लिए पति होने लायक नहीं है। पति मतलब बेटे के लिए, बेटी के लिए तो थोड़ा पैसे वाला चाहिए, इतना भी सीधा नहीं चाहिए कि बार बार जेल चला जाए। कुंती, फिर तुमने क्या कह दिया? ये क्या कह देता? उन्हें बुला आया हूं, अगले इतवार को आवेंगे, इतवार संडे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। वे आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, तैयार भी नहीं थे आने के लिए, फिर भी मुश्किल से मैंने तैयार किया। कहने लगे, कौन कह रहा था ये लाइंस? ये लाइंस राधा कृष्ण अपनी पत्नी कुंती से कह रहे थे। ये लाइन उनको किसने कही थी? आगे कैरेक्टर का नाम आता है, सीताराम जी
जो लड़का देखने के लिए गए थे अपनी बेटी, उस आदमी ने ये बातें राधा कृष्ण से कही थी। नहीं साहब, मैं लड़की देखने ना आऊंगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता, मैं नहीं आऊंगा, मुझसे ऐसा लड़की देखना वगैरह ऐसा अपमान नहीं होता। फिर जब मैंने उन्हें समझा कर कहा, इंसिस्ट किया कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की उसकी माँ आपको देखेगी, तब तो कई मुश्किल से राजी हुए। इंसिस्ट किसने किया? राधा कृष्ण जी ने। कौन नहीं आना चाहता था? जो टू बी ग्रूम है, लड़का या आदमी जो 35-36 साल का है, आगे उसका नाम आएगा सीताराम जी, वे नहीं आना चाहते थे। तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आप कैसे कह सकते हो स्त्रियों के बारे में वो क्या सोचते थे? तो वे स्त्रियों का सम्मान करते थे। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि वो खुद के लिए नहीं, बच्चों के लिए शादी करते थे, तो मजबूरी थी उनकी कहीं ना कहीं। परंतु वो लड़की देखना नहीं आना चाहते थे, क्योंकि लड़की देखना, आना, करना, मना करना, हाँ बोलना, ये सब उन्हें कहीं ना कहीं लड़की का अपमान करने लायक लगता था। तो अब इसके आगे की कहानी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू, बाय बाय, कीप रीडिंग। बाय।